नमस्कार जौहर साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप झारखंड के किस जगह से समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। तो आइए जानते हैं झारखंड से जुड़ी तमाम प्रमुख खबरों को। इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए। नीट पेपर लीक में बड़ी कामयाबी, सीबीआई ने तालाब से निकाले 7 फोन। दरअसल आपको बता दूं कि नीट पेपर लीक का तार एक बार फिर धनबाद से जुड़ा है। सीबीआई की टीम ने शुक्रवार को धनबाद के कंबाइंड बिल्डिंग से पवन कुमार नामक युवक को पकड़ा। पवन और एक अन्य युवक के साथ सीबीआई की टीम झरिया के सुदामडीह थाना क्षेत्र के नुनुडीह स्थित शहीद गुरुदास चटर्जी फुटबॉल मैदान के समीप भाट तालाब पहुंची। दोनों की निशानदेही पर स्थानीय गोताखोरों की मदद से करीब 3 घंटे के प्रयास के बाद तालाब से एप्पल के 2 आईफोन समेत 7 से अधिक टूटे हुए मोबाइल फोन को बरामद किया। सभी मोबाइल फोन को सीमेंट की बोरी में बांधकर तालाब में फेंका गया था। सीबीआई की टीम ने सुदामडीह और पाथरडीह पुलिस की मौजूदगी में सभी मोबाइल फोन अपने साथ ले गई। सीबीआई सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार तालाब से मिले मोबाइल से ही लीक पेपर और उनके उत्तर परीक्षार्थियों तक पहुंचाए गए थे। अब मोबाइल की फॉरेंसिक जांच कर उसके डाटा को निकाला जाएगा। जानकारी के अनुसार पेपर लीक में सीबीआई की कार्रवाई देखकर आरोपियों ने मोबाइल फोन को बोरी में इंसुलेटर और तार से बांधकर तालाब में फेंक दिया था, ताकि कभी भी उसकी जानकारी नहीं मिल सके। बोरी खोलने पर टूटे हुए मोबाइल फोन और 2 इंसुलेटर मिले, जिसे बोरी में डालकर तालाब में फेंका गया था। बता दें कि छापेमारी टीम और पुलिस ने इस विषय में कुछ भी बताने से इनकार किया है। सीबीआई टीम ने मोबाइल बरामद होने पर स्थानीय गोताखोरों को 5,000 रुपए का इनाम भी दिया। बता दें कि नीट पेपर लीक मामले में इससे पहले भी सीबीआई की टीम झरिया में दबिश दे चुकी है। पेपर को सॉल्व करने के मामले में एम्स पटना के कई छात्रों को हिरासत में लिया गया था। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इंडिया ब्लॉक के साथ दिखाए एकजुटता, नीति आयोग की बैठक से रहे दूर। दरअसल आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में नीति आयोग की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य विकसित भारत 2047 है। विपक्षी गठबंधन इंडिया के कई दलों ने इस बैठक का बहिष्कार किया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इस बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। बैठक का बहिष्कार करने वाले विपक्षी गठबंधन इंडिया के कई दलों का कहना है कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों की बात नहीं सुनती है और न ही उन्हें महत्व देती है, इसलिए इस बैठक में शामिल होने का कोई मतलब नहीं है। बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इस बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। पहले ऐसी चर्चा थी कि वो बैठक में शामिल हो सकते हैं, लेकिन बाद में उन्होंने बैठक में नहीं जाने का फैसला किया। 26 जुलाई को भी दिन भर इस बात की चर्चा होती रही कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली जा सकते हैं। इससे पहले 24 जुलाई को कैबिनेट की बैठक में शामिल होने के बाद पत्रकारों के सवाल के जवाब में भी हेमंत सोरेन ने इस बात का खंडन नहीं किया गया था कि वो नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होंगे। शुक्रवार को देर शाम तक हेमंत सोरेन दिल्ली नहीं गए, जिसके बाद शनिवार 27 जुलाई की सुबह भी हेमंत सोरेन के दिल्ली जाने की चर्चा हो रही। वहीं सुबह 9:30 बजे से नीति आयोग की बैठक शेड्यूल थी, लेकिन हेमंत सोरेन अपने आवास पर थे, जिससे ये साफ हो गया कि वो बैठक में शामिल नहीं होंगे। सरयू राय की घेराबंदी के लिए बीजेपी का प्लान, अमित शाह से मिले क्रिकेटर सौरभ तिवारी, रघुवर दास की बहू भी चर्चा में। दरअसल आपको बता दूं कि झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी जमशेदपुर पूर्वी सीट से पूर्व क्रिकेटर सौरभ तिवारी को उम्मीदवार बना सकती है। सौरभ तिवारी ने हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और माना जा रहा है कि इस दौरान उन्होंने चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। इस सीट से रघुवर दास कई बार विधायक भी रह चुके हैं और उनकी बहू के नाम भी चर्चा बीजेपी के संभावित उम्मीदवारों में हो रही है। बता दें कि जमशेदपुर पूर्वी सीट पर इस समय पूर्व मंत्री सरयू राय का कब्जा है, जिन्होंने 2019 के चुनाव में तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास को हराया था। राय इस बार नीतीश कुमार के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। बीजेपी राय को घेरने की रणनीति बना रही है और ऐसे में तिवारी को मैदान में उतारा जा सकता है। जानकार सूत्र बताते हैं कि अमित शाह से मुलाकात के दौरान सौरभ तिवारी ने जमशेदपुर पूर्वी सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। जेपी पटेल की विधायकी समाप्त करने पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने जताई आपत्ति, बोले स्पीकर ने जल्दबाजी में लिया फैसला। दरअसल आपको बता दूं कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने जेपी पटेल की विधायकी समाप्त किए जाने पर आपत्ति जताई है। उनके मुताबिक स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने जल्दबाजी में यह फैसला लिया है। नियमतः जेपी पटेल को न्यायाधिकरण के समक्ष अपना पक्ष रखने का पूरा मौका देना चाहिए था। जल्दबाजी में उनको अयोग्य ठहराना सही नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर जेपी पटेल पर स्पीकर ने फैसला दे दिया तो बाबूलाल मरांडी की सदस्यता को लेकर भी निर्णय देना चाहिए। उल्लेखनीय है कि जेपी पटेल को स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने को अयोग्य ठहराने संबंधी निर्णय दिया था। बता दें कि उनके विरुद्ध भाजपा विधायक दल के नेता अमर कुमार बावरी ने शिकायत की थी। जेपी पटेल लोकसभा चुनाव के पूर्व कांग्रेस में शामिल हो गए थे। उन्होंने हजारीबाग संसदीय सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव भी लड़ा।
लेकिन सफलता नहीं मिली। जेपी पटेल के साथ साथ बोरियो से झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो के विधायक लोबिन हेम्ब्रम की भी विधायक समाप्त करने का निर्णय किया गया था। उनके विरुद्ध झामुमो अध्यक्ष शिबू सोरेन ने शिकायत की थी। कुलपति, प्रतिकुलपति और पदाधिकारियों को मिलेगा विशेष भत्ता, 7वें वेतनमान के लाभ में किया संशोधन। दरअसल आपको बता दूं कि राज्य सरकार ने कुलपति, प्रतिकुलपति एवं विश्वविद्यालय के विभिन्न पदाधिकारियों को मिलने वाले 7वें वेतनमान के लाभ में संशोधन किया है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने इसे लेकर संकल्प जारी कर दिया। इसमें कहा गया है कि विश्वविद्यालय के इन पदाधिकारियों का ग्रेच्युटी की गणना वित्त विभाग द्वारा 18 जनवरी 2017 को जारी संकल्प के तहत की जाएगी। पदाधिकारियों के निलंबन की स्थिति में HRA देय होगा। इस पर भी वित्त विभाग की गाइडलाइन लागू होगी। दूसरी जगह पर प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को HRA वित्त विभाग से परामर्श लेकर ही दिया जाएगा। इसी तरह से कुलपतियों को 11,250 रुपये, प्रति कुलपति को 9,000 तथा कॉलेजों के प्राचार्य को 6,750 रुपये विशेष भत्ता दिया जाएगा। दरअसल रांची विश्वविद्यालय की तत्कालीन प्रतिकुलपति कामिनी कुमारी के 7वें वेतनमान के तहत वेतन निर्धारण में त्रुटि का मामला सामने आने के बाद विश्वविद्यालय द्वारा राज्यपाल सह कुलाधिपति से परामर्श मांगा गया था। बता दें कि इसके बाद राज्यपाल के निर्देश पर इस पर विधि मंतव्य लिया गया। विधि विभाग द्वारा दिए गए मंतव्य के आलोक में 7वें वेतनमान के लाभ में ये संशोधन किया गया। रांची में आज से अग्निवीर भर्ती रैली शुरू, किस दिन किस पोस्ट के लिए टेस्ट। दरअसल आपको बता दूं कि रांची के खेलगांव स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शनिवार 27 जुलाई से 8 अगस्त 2024 तक अग्निवीर सेना भर्ती रैली आयोजित होगी। भर्ती कार्यालय रांची के भर्ती निदेशक कर्नल विकास भोला ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। कर्नल विकास भोला ने बताया कि परिस्थिति को देखने के बाद रैली 10 अगस्त तक बढ़ाई जा सकती है। झारखंड में अग्निवीरों के लिए ये तीसरी भर्ती रैली है। 22 अप्रैल से 3 मई तक लिखित परीक्षा हुई थी। इसमें 95,549 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। ये पिछले साल के मुकाबले 26 तक रजिस्ट्रेशन बढ़ा है। कर्नल ने कहा, जिन अभ्यर्थियों का अकाउंट लॉक हो गया है या एडमिट कार्ड नहीं मिला है, वे अभ्यर्थी जिन्हें लगता है कि वे लिखित परीक्षा में पास हो चुके हैं और फिजिकल के योग्य हैं, उन्हें भर्ती बोर्ड भर्ती केंद्र पर एडमिट कार्ड उपलब्ध करा देगा। झारखंड में ऐड का एक और बड़ा एक्शन, जमीन घोटाले में कमलेश गिरफ्तार, 5 समन किए थे नजरअंदाज। दरअसल आपको बता दूं कि रांची जमीन घोटाले में ईडी ने शुक्रवार रात 8 बजे जमीन माफिया कमलेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया। शुक्रवार की सुबह 11 बजे वह एजेंसी के रांची जोनल ऑफिस पहुंचा था। 5 समन पर गैर हाजिर रहने वाले कमलेश से एजेंसी के जांच पदाधिकारी ने पूछताछ की तो उसका रवैया असहयोगात्मक रहा। सवालों पर टालमटोल करता रहा। पूछताछ में कमलेश ने ईडी के सवालों के जवाब नहीं दिए। वहीं कई प्रश्नों को लेकर उसका जवाब संतोषजनक नहीं था। ऐसे में एजेंसी ने रांची जमीन घोटाले में उसे देर शाम गिरफ्तार कर लिया। शुक्रवार को पूछताछ के दौरान ईडी ने चामा में गैर मजरूआ जमीन के कब्जे, जमीन खरीद बिक्री में हुए लेन देन की जानकारी मांगी, लेकिन कमलेश ईडी के सवालों का जवाब देने से बचता रहा। वहीं ईडी द्वारा पुराने मोबाइल फोन के विषय में भी पूछा गया, तब भी कमलेश का जवाब संतोषजनक नहीं था। आपको बता दें कि ईडी ने जमीन घोटाले में गिरफ्तार शेखर कुशवाहा की रिमांड अवधि में आए तथ्यों के आधार पर कमलेश कुमार को 21 जून को समन किया था। समन पर उसी दिन उपस्थित नहीं होने के बाद एजेंसी ने कमलेश के एस्ट्रो ग्रीन्स अपार्टमेंट स्थित फ्लैट में छापेमारी की थी। छापेमारी के दौरान कमलेश के फ्लैट से 1 करोड़ नकदी और 100 जिंदा कारतूस मिले थे। छापेमारी के बाद कमलेश लगातार एजेंसी के समन पर गैर हाजिर रहा था। वो अंडरग्राउंड हो गया था। IAS के बिगड़े बोल तो झारखंड में छिड़ गया है चप्पल वाला आंदोलन, किस बात पर बरपा हंगामा। दरअसल आपको बता दूं कि झारखंड राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर सरकारी स्कूल के शिक्षक शुक्रवार को चप्पल पहनकर स्कूल आए और खाली पैर पठन पाठन किया। राज्य भर के शिक्षकों ने झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के SPD आदित्य रंजन के चप्पल पहने को लेकर वायरल ऑडियो वीडियो के विरोध में ऐसा किया। वहीं अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने इस बाबत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ज्ञापन सौंपा है और SPD को हटाने की मांग की है। संघ ने शनिवार को राज्य भर के प्रारंभिक शिक्षकों से चप्पल पहनकर स्कूल आने का आह्वान किया है। बता दें कि झारखंड राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव रविंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि माध्यमिक SAL2 समेत प्राथमिक स्कूल के शिक्षक शुक्रवार को चप्पल में स्कूल आए। सभी ने खाली पैर बच्चों को पढ़ाया। शिक्षकों के लिए बच्चों के पढ़ाना महत्वपूर्ण है। जूता में है, चप्पल में या खाली पैर, यह उतना मायने नहीं रखता है। उन्होंने कहा कि SPD परिवर्तन के आकांक्षी है, लेकिन यह माध्यमिक शिक्षा के उन्नयन पर कुप्रभाव डालता है। जब शिक्षक ही हतोत्साहित हो जाएंगे तो बच्चों को पाठ कैसे पढ़ाएंगे। जानवरों की गिनती हो सकती है तो कांग्रेस सांसद ने जनगणना में सरना धर्म के लिए मांगा अलग कॉलम।
दरअसल आपको बता दूं कि कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने शुक्रवार को कहा कि जनगणना में आदिवासियों के लिए अलग सरना धर्म का कॉलम रखने की मांग संवैधानिक है, जिसे केंद्र सरकार को मानना होगा। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो यह मौलिक अधिकार का हनन होगा। एक बयान में उन्होंने ये सवाल भी किया, जब जानवरों की गणना हो सकती है तो आदिवासियों की अलग गणना क्यों नहीं हो सकती। झारखंड के लोहरदगा से सांसद ने कहा, एक तरफ हम धार्मिक स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार मानते हैं, लेकिन जब आदिवासियों के आस्था के अधिकार की बात आती है तो कोई कदम नहीं उठाया जाता। सुखदेव भगत ने कहा, जनगणना फॉर्म में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन और पारसी धर्मों का कॉलम है। ऐसे में इसमें सरना का कॉलम भी हो सकता है। उन्होंने आगे कहा, सरना धर्म के लिए अलग कॉलम की मांग नहीं मानना मौलिक अधिकार का हनन है। जब जानवरों की गणना हो सकती है तो हमारी अलग गणना क्यों नहीं हो सकती। बता दें कि कांग्रेस सांसद ने आगे कहा, यह एक संवैधानिक मांग है। हमें विश्वास है कि आज नहीं तो कल सरकार को यह मांग माननी पड़ेगी। यह मांग मैंने लोकसभा में उठाई है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि केंद्र में सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों के अस्तित्व को नहीं मानता है। सीएम हेमंत की जमानत, एससी में होगी सुनवाई, 29 जुलाई को होगी सुनवाई। एड ने बेल रद्द करने का किया है आग्रह। दरअसल आपको बता दूं कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की नियमित जमानत को सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने चुनौती दी है। इस चुनौती याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 29 जुलाई को सुनवाई होगी। इस याचिका को जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। ईडी ने अपनी याचिका में झारखंड हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सीएम हेमंत सोरेन की जमानत रद्द किए जाने की मांग की है। बता दें कि झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अदालत ने 28 जून को हेमंत सोरेन को जमानत दी है। वे उसी शाम जेल से बाहर आए थे। सीएम हेमंत सोरेन को जमानत देते हुए हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा था, ईडी ने हेमंत सोरेन पर जमीन पर कब्जा करने का जो आरोप लगाया है, उससे संबंधित एक भी दस्तावेज अभी तक ईडी कोर्ट में पेश नहीं कर सकी है। ईडी ने इस मामले में जिन लोगों के बयान लिए हैं, उससे भी साबित नहीं हो पा रहा है कि वो जमीन हेमंत सोरेन से जुड़ी है। उग्रवादियों ने डीवीसी के 2 हाईवा में लगाए आग, लंबे समय से लेवी मांग रहे हैं उग्रवादी। टीएसपीसी के उग्रवादियों ने दिया है घटना को अंजाम। दरअसल आपको बता दूं कि लातेहार के हेरहज थाना क्षेत्र के जानी गांव के समीप शुक्रवार की रात्रि करीब 1 बजे टीएसपीसी के उग्रवादियों ने जमकर उत्पात मचाया है। डीवीसी कंपनी में कोयला परिवहन करने वाली 2 हाईवा को आग लगा दिया, जिससे हाईवा वाहन पूरी तरह जलकर बर्बाद हो गई। टीएसपीसी के उग्रवादियों ने पर्चा छोड़कर घटना की जिम्मेवारी ली है। बता दें कि उग्रवादियों ने घटना को अंजाम देने के बाद पर्चा फेंका है। इस पर्चे में लिखा है, डीवीसी कंपनी संगठन को बिना मैनेज काम करती है तो अंजाम भुगतना होगा। पर्चा में उग्रवादियों ने चालक को भी नुकसान पहुंचाने की धमकी है। जानकारी के अनुसार हाईवा बालूमाथ से कोयला अनलोड कर वापस डीवीसी कंपनी आ रही थी। एक को फांसी और एक को कुछ नहीं, सदस्यता गंवाने के बाद छलका लोबेन हेम्ब्रम का दर्द। दरअसल आपको बता दूं कि हाल ही में अपनी विधानसभा सदस्यता गंवाने वाले पूर्व झामुमो विधायक लोबन हेम्ब्रम ने बागी तेवर अपनाते हुए सोरेन सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने राज्य में मुस्लिमों के हावी होने का मुद्दा उठाते हुए हेमंत सोरेन सरकार पर मुस्लिम वोट बैंक बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अवैध घुसपैठियों के कारण प्रदेश में आदिवासियों की आबादी 10% घट गई है। इसके अलावा उन्होंने विधायकी रद्द करने विधानसभा अध्यक्ष के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने झारखंड विधानसभा में जनहित के मुद्दों में शामिल होने के लिए सदस्यता बहाल करने की अपील की है। बता दें कि हेम्ब्रम ने कहा कि झारखंड में लोकतंत्र की हत्या हुई है। पार्टी के लोगों ने ही स्पीकर के माध्यम से जबरन मेरी सदस्यता खत्म करवा दी। आगे उन्होंने कहा, दुख इस बात का है कि उनके साथ साथ चमरा लिंडा ने भी निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ा था, लेकिन उन पर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की गई। इस पर तकलीफ जताते हुए उन्होंने कहा कि एक ही अपराध के लिए एक को फांसी दे दी गई और एक को कुछ नहीं किया गया। नीति आयोग की बैठक में नहीं पहुंचे सीएम नीतीश कुमार, झारखंड विधानसभा चुनाव पर की चर्चा, 11 सीटों पर जेडीयू की दावेदारी। दरअसल आपको बता दूं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हुए। उनकी जगह राज्य के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा नीति आयोग की बैठक में शामिल हुए। नीतीश कुमार के नीति आयोग की बैठक में नहीं शामिल होने को लेकर कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने दिल्ली जाने की जगह शनिवार को पटना में झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। इस बैठक में झारखंड जेडीयू के अध्यक्ष खीरू महतो और झारखंड प्रभारी श्रवण कुमार समेत अन्य नेता मौजूद थे। सीएम नीतीश कुमार के साथ बैठक समाप्त होने के बाद पत्रकारों से बातचीत में राज्यसभा सांसद खीरू महतो ने बताया कि झारखंड की सभी 81 सीटों पर पार्टी की ओर से तैयारी की जा रही है, लेकिन अलायंस को लेकर जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष और झारखंड प्रभारी बीजेपी नेताओं से बातचीत कर रहे हैं।
एक प्रश्न के उत्तर में खीरू महतो ने कहा कि निर्दलीय सांसद सरयू राय भी यदि पार्टी के साथ आते हैं तो उनका स्वागत है। जेडीयू झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तैयारी में जुटी है। झारखंड के नए डीजीपी बने अनुराग गुप्ता अजय कुमार सिंह को पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी, जारी हुई अधिसूचना। दरअसल आपको बता दूं कि झारखंड के नए डीजीपी अनुराग गुप्ता बने हैं। तत्कालीन डीजीपी अजय कुमार सिंह को सरकार ने अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड रांची के पद पर पदस्थापित कर दिया है। 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी अनुराग गुप्ता को डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वर्तमान में सीआईडी के डीजी हैं। उनके पास एसीबी के डीजी का भी अतिरिक्त प्रभार है। राज्य सरकार की गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग में इसे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। कई अहम जिम्मेदारियां संभालेंगे अनुराग गुप्ता। 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी अनुराग गुप्ता को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। प्रभारी डीजीपी के साथ साथ अनुराग गुप्ता एसीबी और सीआईडी डीजी की भी जिम्मेदारी संभालेंगे। साल 2022 में अनुराग गुप्ता को डीजी रैंक मिला था। डीजी रैंक मिलने के बाद सबसे पहले उन्हें डीजी ट्रेनिंग की जिम्मेदारी मिली थी। अब उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। ध्यान रहे कि 1989 बैच के अधिकारी अजय कुमार को पिछले साल फरवरी में डीजीपी बनाया गया था। उससे पहले वो एसीबी में डीजी पद पर थे। अजय कुमार सिंह ने राज्य के अलग अलग विभागों में एडीजीपी रैंक पर सेवा दी है। वो सीआईडी, स्पेशल ब्रांच और रेल में भी काम कर चुके हैं। अजय कुमार सिंह हजारीबाग और धनबाद के एसपी भी रह चुके हैं। बता दें कि झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड में पदस्थापित प्रशांत कुमार सिंह को तबादला करते हुए संचार एवं तकनीकी शाखा का डीजी बनाया गया है। नीतीश कुमार की झारखंड चुनाव पर बैठक, जेडीयू के 11 सीटें लड़ने की तैयारी, बीजेपी को टेंशन। दरअसल आपको बता दूं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड जेडीयू ने झारखंड में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस ली है। जेडीयू ने राज्य की 11 सीटों पर लड़ने की तैयारी की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना स्थित अपने आवास पर इस संबंध में शनिवार को अहम बैठक की। इसमें झारखंड के जेडीयू अध्यक्ष खीरू महतो भी शामिल हुए। सीएम ने झारखंड के सभी पार्टी पदाधिकारियों को विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बैठक में शामिल होने के बाद पत्रकारों से बातचीत में झारखंड जेडीयू अध्यक्ष खीरू महतो ने बताया कि उनकी पार्टी राज्य की सभी सीटों पर तैयारी कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जेडीयू झारखंड में बीजेपी के साथ गठबंधन में रहकर ही चुनाव लड़ेगी। सीटों को लेकर जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा की बीजेपी नेताओं से बातचीत चल रही है। बता दें कि रिपोर्ट्स के मुताबिक महतो ने झारखंड की 11 सीटों की लिस्ट सौंपी है। ये वो सीटें हैं जहां पर जेडीयू का मजबूत जनाधार है। उन्होंने झारखंड के दिग्गज नेता सरयू राय को भी जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ाने के संकेत दिए। उन्होंने सरयू राय को खुला ऑफर देते हुए कहा कि अगर वे जेडीयू में आते हैं तो उनका स्वागत है। बता दें कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे सरयू राय ने पिछले विधानसभा चुनाव में झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास को निर्दलीय हरा दिया था। एनएचएम के 12,000 कर्मचारियों की आएगी मौज, 5-8% इंक्रीमेंट, किन्हें मिलेगा बोनस। दरअसल आपको बता दूं कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्य में कार्यरत कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। एनएचएम झारखंड के अधीन कार्यरत 12,000 कर्मियों की अनुबंध अवधि को मार्च 2025 तक बढ़ा दिया गया है। साथ ही सभी 12 कर्मियों के मानदेय में वार्षिक वृद्धि भी की जाएगी। यह फैसला मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित झारखंड रूरल हेल्थ मिशन सोसाइटी के एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक में लिया गया। एग्जीक्यूटिव कमेटी ने निर्णय लिया है कि एनएचएम झारखंड के अधीन कार्यरत सभी कर्मियों को एनुअल इंक्रीमेंट का आधार उनका परफॉर्मेंस होगा। परफॉर्मेंस के आधार कर्मियों को अधिकतम 8% और न्यूनतम 5% एनुअल इंक्रीमेंट दिया जाएगा। इसका लाभ प्रखंड, जिला एवं राज्य मुख्यालय स्तर पर कार्यरत सभी कर्मियों को दिया जाएगा। प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह की ओर से इस बाबत निर्देश जारी कर दिया गया है। बता दें कि उन्होंने आदेश में स्पष्ट किया है कि जिन कर्मियों को विगत 3-5 वर्षों तक कार्य के आलोक में 10% बोनस मिला था, उन्हें 5 वर्ष पूरा होने पर शेष 5% देय होगा, जबकि 5 वर्ष पूरा होने पर जिन्हें 15% बोनस मिल चुका है और उनके मानदेय में ये राशि जोड़ी जा चुकी है, उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा। साथ जिन कर्मियों के द्वारा एनएचएम में ही एक पद से दूसरे पद पर योगदान दिया गया है, उन्हें नए पद में कार्यरत अवधि के अनुसार बोनस मिलेगा। पद विशेष पर योगदान की तिथि को कट ऑफ डेट माना जाएगा। राहुल गांधी से पहले हेमंत सोरेन ने कर दिया खटाखट, हर महीने 48 लाख महिलाओं के अकाउंट में 1,000 रुपये पटापट। दरअसल आपको बता दूं कि झारखंड में हेमंत सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक नई योजना की शुरुआत कर दी है। खासकर गरीब तबके की महिलाओं को केंद्रित कर योजनाएं बनाई गई थी। स्कूल जाने वाली बच्चियों के लिए योजना थी। साथ ही घरेलू महिलाएं जो छोटे मोटे कामकाज करना चाहती थी, उन्हें भी कैसे सहायता मिले, इसका विशेष ध्यान रखा गया था। इन योजनाओं से काफी फायदा भी हुआ। जो योजना चली उनमें से प्रमुख है। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं
एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।